नमस्कार और स्वागत है इस खास चर्चा में। आज हम दिए गए स्रोतों के जरिए एक ऐसे विषय को समझने की कोशिश करेंगे जो हमें रोज महसूस होता है, पर शायद हम ज्यादा सोचते नहीं उस पर। हमारी पृथ्वी, इसकी बनावट कैसी है, ये कैसे चलती है, अंतरिक्ष में इसकी जगह क्या है, ये सब। हमारे पास कुछ नोट्स और लेख हैं और आज हमारा इरादा है कि इनमें जो मुख्य बातें हैं, जो दिलचस्प पहलू हैं, उन्हें खुरेद कर निकालें। तो आज हम समझेंगे कि अपना ग्रह असल में दिखता कैसा है, कैसे घूमता है, सूरज का चक्कर कैसे लगाता है, फिर हम इस पर अपनी लोकेशन कैसे पता करते हैं, समय कैसे तय होता है, और हाँ, मौसम क्यों बदलते हैं, और यहाँ तक कि ग्रहण और ये जो समुद्र में ज्वार भाटा आता है, ये सब क्यों होता है। तो शुरू करें। बिल्कुल। और ये देखना बड़ा मजेदार है कि ये सारी चीजें आपस में कैसे जुड़ी हुई हैं। ये सिर्फ फैक्ट्स नहीं है ना, ये वो सिस्टम है जिससे हमारी रोज की जिंदगी चलती है। पृथ्वी घूमती है तो दिन रात होते हैं, थोड़ी झुकी हुई है तो हमें अलग अलग मौसम मिलते हैं। मतलब एक बहुत ही बैलेंस्ड डायनामिक सिस्टम है ये। चलिए इसी सिस्टम को थोड़ा खोलते हैं, परत दर परत। शुरुआत करते हैं पृथ्वी के आकार से। हम सब सुनते हैं पृथ्वी गोल है, गेंद जैसी, लेकिन यहाँ स्रोतों में लिखा है कि ये परफेक्ट गोल नहीं है। कुछ जियोइड या ऑब्लेट स्फेरॉइड जैसे शब्द हैं। ये क्या चीज है? हाँ, ये आमतौर पे लोग यही समझते हैं कि एकदम गोल है, पर असल में थोड़ी सी अलग है। ऑब्लेट स्फेरॉइड का मतलब हुआ कि ये ध्रुवों पर, यानी ऊपर और नीचे, नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर थोड़ी सी पिचकी हुई है, चपटी है, और जो बीच का हिस्सा है भूमध्य रेखा वाला, इक्वेटर, वहां से थोड़ी बाहर निकली हुई, उभरी हुई। अच्छा, जैसे कोई संतरा हो, जैसे ऊपर नीचे से हल्का सा दबा दिया हो। हाँ, कुछ वैसा ही समझ लीजिए। पर ऐसा क्यों है? ये चपटापन और उभार, ये कहाँ से आया? इसका कारण है पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना बहुत तेजी से। जब कोई चीज घूमती है ना, तो उसमें बाहर की तरफ एक खिंचाव आता है। उसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, मतलब अपकेंद्रीय बल कहते हैं। ये खिंचाव भूमध्य रेखा पर सबसे ज्यादा लगता है क्योंकि वहां घूमने की स्पीड सबसे तेज है। तो इसी खिंचाव से वो बीच वाला हिस्सा थोड़ा बाहर को फूल गया है, और ध्रुवों पर असर कम है तो वो थोड़े चपटे रह गए। अच्छा, तो ये सिर्फ देखने में ही फर्क नहीं है, इसका कोई प्रैक्टिकल असर भी होगा, जैसे रेडियस या दूरी में फर्क आता होगा? हाँ, बिल्कुल। इसी शेप की वजह से पृथ्वी की जो भूमध्य रेखीय त्रिज्या है, मतलब इक्वेटर से सेंटर तक की दूरी, वो है करीब 6378 किलोमीटर, और जो ध्रुवीय त्रिज्या है पोल से सेंटर तक, वो है लगभग 6357 किलोमीटर। तो करीब 21 किलोमीटर का फर्क है। सुनने में शायद ज्यादा ना लगे, पर ग्रहों के स्केल पर ये मायने रखता है। और इसी तरह इक्वेटर पर पृथ्वी का जो घेरा है, परिधि, वो भी ध्रुवों से होकर जाने वाले घेरे से थोड़ा ज्यादा है। और एक और बात, इसी वजह से भूमध्य रेखा पर गुरुत्वाकर्षण भी ध्रुवों से थोड़ा कम होता है, क्योंकि आप सेंटर से थोड़ा दूर हैं, और वो बाहर वाला खिंचाव भी थोड़ा ज्यादा है। अरे वाह, ये तो बड़ी दिलचस्प बात है। मतलब अपनी पृथ्वी एकदम यूनिक शेप की है, परफेक्ट गोला नहीं। चलिए अब इसकी चाल पर आते हैं, गतियों पर। पृथ्वी रुकी हुई तो है नहीं, लगातार चल रही है। पहली चाल तो है इसका घूमना अपने अक्ष पर। सही कहा। इसे हम घूर्णन या रोटेशन कहते हैं। पृथ्वी अपनी एक काल्पनिक धुरी, एक्सिस पर, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। अगर आप नॉर्थ पोल के ऊपर से देखेंगे तो ये एंटी क्लॉकवाइज, मतलब घड़ी की सुई की उल्टी दिशा में घूमती दिखेगी। एक पूरा चक्कर लगाने में इसे लगते हैं करीब 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड। और इसी वजह से हमें हर 24 घंटे में एक दिन और एक रात का साइकिल देखने को मिलता है। 1 मिनट, 23 घंटे 56 मिनट? पर हम तो दिन 24 घंटे का मानते हैं। ये 4 मिनट कम है। हाँ, वो इसलिए क्योंकि हम अपना दिन सूरज के हिसाब से नापते हैं। उसको सौर दिवस कहते हैं। पृथ्वी को घूमकर वापस सूरज के सामने उसी पोजीशन में आने में थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगता है। क्यों? क्योंकि वो घूमने के साथ साथ सूरज का चक्कर भी तो लगा रही है ना, तो अपनी ऑर्बिट में थोड़ा आगे बढ़ जाती है। लेकिन अगर तारों के हिसाब से देखें तो एक चक्कर ठीक 23 घंटे 56 मिनट में पूरा हो जाता है। इसे नक्षत्र दिवस कहते हैं। वाव। और ये भी मजेदार है कि घूमने की स्पीड हर जगह एक जैसी नहीं। इक्वेटर पर पृथ्वी
करीब 1670 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से घूम रही है। क्या बात है, 1670, और हमें पता भी नहीं चलता। हाँ, और ध्रुवों पर यह स्पीड लगभग 0 हो जाती है। कमाल है। तो ये हुई एक गति, घूर्णन। दूसरी कौन सी है? दूसरी मुख्य गति है परिक्रमण, यानी रेवोल्यूशन। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमने के साथ साथ सूरज के चारों ओर भी चक्कर लगाती है, और ये रास्ता एकदम गोल नहीं है, बल्कि थोड़ा अंडाकार है। इसे दीर्घवृत्ताकार कक्षा या एलिप्टिकल ऑर्बिट कहते हैं। एक पूरा चक्कर लगाने में पृथ्वी को लगते हैं करीब 365 दिन, 6 आवर्स 9 मिनट्स और 9 सेकंड। यही हमारा 1 साल होता है। अच्छा, और इसी 365 दिन के बाद जो लगभग 6 घंटे बचते हैं, उसी का हिसाब रखने के लिए हम हर 4 साल में एक लीप ईयर मनाते हैं, जिसमें फरवरी 29 की होती है। बिल्कुल सही। वो 6-6 घंटे जुड़कर 4 साल में लगभग एक पूरा दिन बन जाते हैं। अब देखिए, मौसम क्यों बदलते हैं उसका कारण सिर्फ सूरज का चक्कर लगाना नहीं है, उसमें पृथ्वी के झुकाव का बहुत बड़ा रोल है। हाँ, ये झुकाव, एक्सियल टिल्ट, कितना झुकी हुई है पृथ्वी, और ये मौसम कैसे बनाता है? पृथ्वी अपनी ऑर्बिट के प्लेन पर एकदम सीधी नहीं खड़ी है। वो अपनी धुरी पर करीब 23.5 डिग्री झुकी हुई है। सोचिए, जैसे एक लट्टू घूम रहा है, पर सीधा नहीं, थोड़ा तिरछा होकर। पृथ्वी भी कुछ वैसे ही सूरज का चक्कर लगाती है। अब इस झुकाव की वजह से क्या होता है कि साल के अलग अलग टाइम पर पृथ्वी का कोई हिस्सा सूरज की तरफ ज्यादा झुका होता है और कोई हिस्सा सूरज से दूर। तो जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर मतलब उत्तरी गोलार्ध सूरज की तरफ झुका होता है, तब वहां गर्मी होती है। एकदम सही पकड़ा। जब उत्तरी गोलार्ध सूरज की तरफ होता है, तो सूरज की किरणें वहां ज्यादा सीधी पड़ती हैं, डायरेक्ट, और दिन भी लंबे होते हैं। तो वहां तापमान बढ़ता है, गर्मी का मौसम आता है, रातें छोटी हो जाती हैं। और उसी टाइम पर जो दक्षिणी गोलार्ध है, वो सूरज से दूर झुका होता है, तो वहां किरणें तिरछी पड़ती हैं, दिन छोटे होते हैं, और वहां सर्दी का मौसम होता है। फिर जैसे जैसे पृथ्वी अपनी ऑर्बिट में आगे बढ़ती है, ये सिचुएशन बदल जाती है। और हाँ, पृथ्वी का जो ऑर्बिटल प्लेन है, उसके हिसाब से देखें तो ये झुकाव 66.5 डिग्री का है। मतलब 90 में से 23.5 घटा दीजिए। स्रोतों में पेरिहीलियन और एफेलियन का भी जिक्र है। ये क्या है? दूरी से जुड़े हैं शायद? हाँ, क्योंकि पृथ्वी की ऑर्बिट एकदम गोल नहीं है, अंडाकार है, तो सूरज से उसकी दूरी साल भर थोड़ी बदलती रहती है। पेरिहीलियन यानी उपसौर वो पॉइंट है जब पृथ्वी सूरज के सबसे नजदीक होती है, लगभग 147 मिलियन किलोमीटर्स। ये आमतौर पर 3 जनवरी के आसपास होता है। और एफिलियन, अपसौर, वो पॉइंट है जब पृथ्वी सूरज से सबसे दूर होती है, लगभग 152 मिलियन किलोमीटर्स। ये 4 जुलाई के आसपास होता है। और मजे की बात देखिए, उत्तरी गोलार्ध में जब कड़ाके की सर्दी पड़ती है जनवरी में, तब पृथ्वी सूरज के सबसे पास होती है। अरे हाँ, इससे साफ पता चलता है कि मौसम पर पृथ्वी की दूरी से कहीं ज्यादा उसके झुकाव का असर पड़ता है। इसी तरह जैसे पृथ्वी सूरज का चक्कर लगाती है, वैसे ही चांद भी पृथ्वी का चक्कर लगाता है, और वो भी कभी पास आता है, पेरिजी, उपभू, और कभी दूर जाता है, एपोजी, अपभू। पृथ्वी घूम रही है, झुकी हुई है, सूरज का चक्कर भी लगा रही है। बाप रे। अब सोचिए, इस घूमते झुके हुए ग्रह पर हमें दिल्ली या लंदन ढूंढना हो तो कैसे करेंगे? यहीं पर अक्षांश, लैटिट्यूड, और देशांतर, लॉन्गिट्यूड काम आते हैं, है ना? पहले अक्षांश समझते हैं। बिल्कुल। ये बेसिकली एक ग्रिड सिस्टम है, एक जाल है जो हमने पृथ्वी पर किसी भी जगह की सटीक लोकेशन बताने के लिए बनाया है। अक्षांश यानी लैटिट्यूड ग्लोब पर पूरब से पश्चिम खींची गई काल्पनिक लेटी हुई रेखाएं हैं, हॉरिजॉन्टल। इन्हें समानांतर या पैरेलल्स भी कहते हैं, क्योंकि ये एक दूसरे के पैरेलल होती हैं और कभी मिलती नहीं। और ये भूमध्य रेखा के भी पैरेलल होती हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट अक्षांश रेखा हुई भूमध्य रेखा, इक्वेटर, जो 0 डिग्री पर है। हाँ, बिल्कुल। इक्वेटर पृथ्वी को 2 बराबर हिस्सों में बांटती है। ऊपर वाला उत्तरी गोलार्ध, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, और नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध, सदर्न हेमिस्फेयर। यहाँ से जैसे जैसे आप उत्तर या दक्षिण की तरफ जाएंगे, अक्षांश का नंबर बढ़ता जाएगा 90 डिग्री तक, पोल्स पर 90 डिग्री। कुछ और खास अक्षांश रेखाएं हैं जो बहुत जरूरी हैं।
23.5 डिग्री नॉर्थ पर है कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। 23.5 डिग्री साउथ पर है मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। 66.5 डिग्री नॉर्थ पर आर्कटिक वृत्त, आर्कटिक सर्कल। और 66.5 डिग्री साउथ पर अंटार्कटिक वृत्त, अंटार्कटिक सर्कल। ये रेखाएं क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये सूरज की किरणों के एंगल और दिन रात की लंबाई के हिसाब से खास बाउंड्री बनाती हैं। कुल मिला के देखें तो 0 डिग्री से 90 डिग्री नॉर्थ, 0 डिग्री से 90 डिग्री साउथ और इक्वेटर को मिला लें तो 181 मुख्य अक्षांश रेखाएं मान सकते हैं। और किन्हीं भी दो लगातार डिग्री अक्षांशों के बीच की दूरी लगभग 111 किलोमीटर्स होती है। ये करीब करीब फिक्स रहती है। हाँ, यहाँ बात वाकई दिलचस्प हो जाती है। ये तो हुई लेटी हुई रेखाएं, हॉरिजॉन्टल। अब उन खड़ी रेखाओं की बात करें, देशांतर यानी लॉन्गिट्यूड। हाँ, देशांतर या लॉन्गिट्यूड वो काल्पनिक खड़ी रेखाएं हैं, वर्टिकल, जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक खींची जाती हैं। इनको याम्योत्तर या मेरिडियंस भी कहते हैं। अब ये अक्षांश की तरह पैरेलल नहीं होती, ये सारी रेखाएं जाकर ध्रुवों पर मिल जाती हैं। इनमें से एक रेखा को हमने 0 डिग्री देशांतर मान लिया है, उसे कहते हैं प्रमुख याम्योत्तर या प्राइम मेरिडियन। ये लंदन के पास एक जगह है ग्रीनविच, वहां से होकर गुजरती है। अच्छा, तो ग्रीनविच वाली रेखा से ही बाकी देशांतर नापे जाते हैं, पूरब की तरफ या पश्चिम की तरफ? सही। ग्रीनविच से पूरब की ओर जाएं तो 180 डिग्री तक पूर्वी देशांतर और पश्चिम की ओर जाएं तो 180 डिग्री तक पश्चिमी देशांतर गिने जाते हैं। तो कुल मिलाकर 360 देशांतर रेखाएं हो गईं। अब क्योंकि ये सारी रेखाएं पोल्स पर जाकर मिल जाती हैं, तो इनके बीच की दूरी हर जगह बराबर नहीं रहती। भूमध्य रेखा पर दो देशांतरों के बीच सबसे ज्यादा दूरी होती है, करीब 111.32 किलोमीटर। और जैसे जैसे आप पोल्स की तरफ बढ़ेंगे, ये दूरी कम होती चली जाएगी। पर ये ग्रीनविच को ही 0 डिग्री क्यों माना? कोई खास वजह? हाँ, इसकी वजह थोड़ी हिस्टोरिकल है और प्रैक्टिकल भी। 19वीं सदी में जब दुनिया भर में समुद्री जहाज चलते थे, व्यापार होता था, तो एक स्टैंडर्ड टाइम और लोकेशन सिस्टम की जरूरत महसूस हुई। उस वक्त ब्रिटिश नेवी बहुत पावरफुल थी और उनके ज्यादातर समुद्री नक्शे ग्रीनविच को ही स्टार्टिंग पॉइंट मानकर बनते थे। तो 1884 में वॉशिंगटन डीसी में एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई और वहीं तय हो गया कि ठीक है, ग्रीनविच वाली लाइन ही 0 डिग्री देशांतर होगी। वैसे ये लाइन सिर्फ यूके से नहीं, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, घाना, टोगो जैसे कई देशों से गुजरती है। और देशांतर का कनेक्शन टाइम से भी है ना? हाँ। पृथ्वी 24 घंटे में पूरा 360 डिग्री घूम जाती है। हाँ। तो इससे टाइम का हिसाब कैसे लगता है? बिल्कुल, यहीं से टाइम जोन का कॉन्सेप्ट आता है। देखिए, अगर पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है, तो इसका मतलब हुआ कि वो 1 घंटे में 15 डिग्री देशांतर घूम जाती है। 360 को 24 से डिवाइड करें, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि 1 डिग्री देशांतर घूमने में पृथ्वी को लगते हैं 4 मिनट। 60 मिनट को 15 डिग्री से डिवाइड करें। ओह, तो अगर हम ग्रीनविच से, जो 0 डिग्री पर है, पूरब की तरफ चलें तो टाइम आगे बढ़ेगा? हाँ, ग्रीनविच के टाइम को हम स्टैंडर्ड मानते हैं, GMT या आजकल UTC कहते हैं। अब यहाँ से आप पूरब ईस्ट की तरफ जाएंगे तो हर 15 डिग्री देशांतर पर लोकल टाइम 1 घंटा आगे अहेड होता जाएगा, और अगर पश्चिम वेस्ट की तरफ जाएंगे तो हर 15 डिग्री देशांतर पर टाइम 1 घंटा पीछे होता जाएगा। इसी हिसाब से पूरी दुनिया को अलग अलग टाइम जोन में बांटा गया है। कुछ देश इतने बड़े हैं, जैसे रूस, उनमें 11 टाइम जोन है। फ्रांस के अगर उसके सारे दूर दराज के इलाके मिला लें तो 13 टाइम जोन है, ताकि देश के अंदर टाइम ठीक से मैनेज हो सके। और इसी से जुड़ी है वो इंटरनेशनल डेट लाइन वाली कहानी, जो 180 डिग्री देशांतर पर है। हाँ, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, इंटरनेशनल डेट लाइन या IDL, ये मोटे तौर पर 180 डिग्री देशांतर को फॉलो करती है, मतलब प्राइम मेरिडियन के ठीक दूसरी तरफ। ये वो काल्पनिक रेखा है जहां पर कैलेंडर की तारीख बदलती है। इसको जानबूझकर सीधा नहीं रखा गया है, बल्कि टेढ़ा मेढ़ा बनाया गया है, ताकि ये किसी जमीन के टुकड़े को, किसी देश को या आइलैंड ग्रुप को बीच में से ना काटे, वरना गड़बड़ हो जाती, एक ही आइलैंड पर 2 तारीखें चल रही होती। अब रूल ये है कि अगर आप इस लाइन को पश्चिम से पूरब की तरफ क्रॉस करते हैं, जैसे मान लीजिए जापान से अमेरिका जा रहे हैं, तो आप एक दिन पीछे चले जाते हैं, मतलब एक दिन घटाना पड़ता है, आप उसी दिन को दोबारा जीते हैं। और अगर पूरब से पश्चिम की तरफ क्रॉस करते हैं, अमेरिका से जापान,
तो एक दिन आगे बढ़ जाते हैं, एक दिन जोड़ना पड़ता है। हम्म। ये पूरी व्यवस्था बहुत जरूरी है, वरना इंटरनेशनल ट्रैवल, बिजनेस, कम्युनिकेशन सब में बहुत कंफ्यूजन होता। वाह, ये टाइम और स्पेस का जाल तो वाकई कमाल का बुना है। अच्छा, अब पृथ्वी की इन गतियों और झुकाव के कुछ और नतीजे देखते हैं, जैसे संक्रांति, सॉल्स्टिस और विषुव, इक्विनॉक्स। ये क्या होते हैं? हाँ, ये साल के वो 4 खास दिन हैं जो पृथ्वी के झुकाव और सूरज के चारों ओर चक्कर लगाने से तय होते हैं। संक्रांति, सॉल्स्टिस का मतलब होता है सूर्य का स्थिर होना या रुक जाना। साल में 2 संक्रांतियां होती हैं। एक है ग्रीष्म संक्रांति, समर सॉल्स्टिस। ये आमतौर पर 21 जून को होती है। इस दिन उत्तरी गोलार्ध सूरज की तरफ सबसे ज्यादा झुका होता है। नतीजा, उत्तरी गोलार्ध में साल का सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात। इस दिन सूरज ठीक कर्क रेखा के ऊपर होता है। दूसरी है शीत संक्रांति, विंटर सॉल्स्टिस। यह आमतौर पर 22 दिसंबर को होती है। इस दिन उत्तरी गोलार्ध सूरज से सबसे ज्यादा दूर झुका होता है। तो उत्तरी गोलार्ध में साल की सबसे लंबी रात और सबसे छोटा दिन। इस दिन सूरज ठीक मकर रेखा के ऊपर होता है और दक्षिणी गोलार्ध में ठीक इसका उल्टा होता है। और विषुव, इक्विनॉक्स, इसका मतलब शायद बराबर रातें, जैसा नाम से लग रहा है। बिल्कुल, इक्विनॉक्स मतलब इक्वल नाइट। साल में 2 विषुव होते हैं, जब दिन और रात की लंबाई लगभग बराबर होती है, करीब 12-12 घंटे के। एक है वसंत विषुव, वर्नल या स्प्रिंग इक्विनॉक्स, जो 21 मार्च के आसपास आता है। दूसरा है शरद विषुव, ऑटमल या फॉल इक्विनॉक्स, जो 23 सितंबर के आसपास आता है। इन दोनों दिनों पर पृथ्वी का झुकाव न तो सूरज की तरफ होता है, न ही उससे दूर, एक तरह से साइड में होता है। सूरज सीधे भूमध्य रेखा के ऊपर चमकता है। ये दिन मौसम बदलने के इम्पोर्टेंट मोड़ माने जाते हैं। संक्रांति, विषुव, ये सब सूरज और पृथ्वी के रिश्ते की कहानी कहते हैं। लेकिन जब इस कहानी में चांद भी आ जाता है, तब होती हैं ग्रहण जैसी घटनाएं। एकदम सही। ग्रहण तब लगता है जब सूर्य, पृथ्वी और चांद तीनों एक सीधी लाइन में आ जाते हैं और एक की परछाई दूसरे पर पड़ती है। सूर्य ग्रहण, सोलर एक्लिप्स, ये हमेशा अमावस्या को होता है, जब चांद सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है। तो चांद की परछाई पृथ्वी पर पड़ती है और जहां ये परछाई पड़ती है वहां से देखने पर सूरज ढका हुआ दिखता है। अगर चांद सूरज को पूरा ढक ले तो वो पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है। अगर थोड़ा सा ढके तो आंशिक, पार्शियल, और कभी-कभी चांद थोड़ा दूर होता है अपनी ऑर्बिट में, तो वो सूरज को पूरा नहीं ढक पाता, बस बीच का हिस्सा ढकता है और किनारे एक रिंग जैसी दिखती है। उसे वलयाकार सूर्य ग्रहण कहते हैं। परछाई का जो सबसे गहरा डार्क हिस्सा होता है उसे प्रच्छाया, अम्ब्रा कहते हैं, और जो हल्का वाला बाहरी हिस्सा होता है उसे उपछाया, पेनम्ब्रा कहते हैं। चंद्र ग्रहण, लूनर एक्लिप्स, ये हमेशा पूर्णिमा को होता है, जब पृथ्वी सूरज और चांद के बीच आ जाती है। तो पृथ्वी की छाया चांद पर पड़ती है, जिससे चांद या तो बिल्कुल काला दिखता है या फिर गहरा लाल रंग का। हाँ, ये चंद्र ग्रहण में चांद लाल क्यों हो जाता है, जिसे ब्लड मून भी कहते हैं लोग। हाँ, वो बड़ा इंटरेस्टिंग फिनोमिनन है। देखिए, जब पृथ्वी की छाया चांद पर पड़ती है, तब भी सूरज की थोड़ी सी रोशनी पृथ्वी के एटमॉस्फेयर से, हमारे वायुमंडल से होकर गुजरती है और मुड़कर चांद तक पहुंच जाती है। अब हमारा वायुमंडल क्या करता है कि वो नीले रंग की लाइट को ज्यादा बिखेर देता है, स्कैटर कर देता है। इसीलिए तो हमें आसमान नीला दिखता है। लेकिन लाल रंग की लाइट कम बिखरती है, वो सीधी निकल जाती है। यही लाल रंग की लाइट पृथ्वी के किनारों से मुड़कर चांद पर पड़ती है और इसीलिए चांद हमें लाल दिखाई देता है। अच्छा, ये वजह है। और सुपरमून के बारे में भी जिक्र है, क्या वो भी ग्रहण से जुड़ा है? नहीं, सीधे ग्रहण से नहीं जुड़ा, पर हाँ, चांद के ऑर्बिट से जुड़ा है। जैसे हमने पहले बात की थी ना पेरिजिया रैपुजी की। चांद पृथ्वी के चक्कर लगाते हुए कभी थोड़ा पास आता है, कभी दूर जाता है। तो जब पूर्णिमा या अमावस्या उस वक्त हो जब चांद अपनी ऑर्बिट में पृथ्वी के सबसे करीब पेरिजी हो, तब वो हमें आसमान में नॉर्मल से थोड़ा बड़ा और ज्यादा चमकीला दिखता है। इसी को सुपरमून कह देते हैं। अच्छा, तो ये सूरज, पृथ्वी, चांद का एक लाइन में आना सिर्फ ग्रहण नहीं कराता, बल्कि इसका एक और असर है जो हम रोज देखते हैं, मतलब समुद्रों पर ज्वार भाटा। ये कैसे होता है? बिल्कुल। समुद्र के पानी का लेवल जो नियमित रूप से ऊपर उठता है, जिसे ज्वार या हाई टाइड कहते हैं, और नीचे गिरता है, जिसे भाटा या लो टाइड कहते हैं, वो मेनली चांद की ग्रेविटी के खिंचाव की वजह से होता है।
सूरज की ग्रेविटी का भी असर होता है, पर क्योंकि चांद हमसे बहुत पास है तो उसका खिंचाव ज्यादा महसूस होता है पानी पर। अब जब सूरज, पृथ्वी और चांद तीनों एक सीधी लाइन में होते हैं, यानी पूर्णिमा, फुल मून या अमावस्या, न्यू मून के दिन, तब क्या होता है कि सूरज और चांद दोनों का खिंचाव एक ही दिशा में लगता है, तो पानी पर खिंचाव बहुत ज्यादा होता है और उस दिन ज्वार नॉर्मल से ज्यादा ऊंचे आते हैं। इन्हें कहते हैं वृहद ज्वार या स्प्रिंग टाइड्स। यहाँ स्प्रिंग का मतलब वसंत ऋतु नहीं है, बल्कि उछलना या ज्यादा होना है। अच्छा। और दूसरी तरफ जब चांद और सूरज पृथ्वी के हिसाब से 90 डिग्री के एंगल पर होते हैं, मतलब जब चांद आधा दिखता है फर्स्ट या थर्ड क्वार्टर में, तब उनका खिंचाव एक दूसरे के असर को थोड़ा कैंसिल करता है। तो उस वक्त ज्वार नॉर्मल से कम ऊंचे आते हैं। इन्हें कहते हैं लघु ज्वार या नीप टाइड्स। तो अगली बार बीच पर जाएं और लहरें ऊपर उठती दिखें तो याद रख सकते हैं कि ये सिर्फ हवा नहीं, बल्कि वो दूर बैठा चांद और उससे भी दूर सूरज का कमाल है। अच्छा, अब एक आखिरी चीज पर आते हैं, अक्षांश और क्लाइमेट का कनेक्शन। हमने कर्क रेखा, मकर रेखा, आर्कटिक वृत्त, इन सब की बात की। क्या ये टेम्परेचर जोन्स बनाते हैं, तापकटिबंध? हाँ, बिल्कुल। क्योंकि पृथ्वी झुकी हुई है तो सूरज की किरणें हर जगह एक जैसे एंगल पर नहीं पड़ती, कहीं सीधी, कहीं तिरछी। इसी आधार पर पृथ्वी को मोटे तौर पर 3 मेन टेम्परेचर जोन में बांटा गया है। 1. उष्णकटिबंध, टॉरिड जोन। ये कर्क रेखा 23.5 डिग्री N और मकर रेखा 23.5 डिग्री S के बीच का एरिया है। यहाँ साल भर सूरज की किरणें लगभग सीधी पड़ती हैं, इसलिए ये इलाका सबसे गर्म रहता है। 2. शीतोष्णकटिबंध, टेम्परेट जोन्स। ये 2 हैं। एक उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा और आर्कटिक वृत्त 66.5 डिग्री N के बीच, दूसरा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा और अंटार्कटिक वृत्त 66.5 डिग्री S के बीच। यहाँ सूरज की किरणें तिरछी पड़ती हैं, तो तापमान ठीक ठाक रहता है, मॉडरेट। और यहाँ मौसम बदलते हैं, गर्मी, सर्दी, पतझड़, वसंत, ये सब यहाँ महसूस होते हैं ज़्यादातर। 3. शीत कटिबंध, फ्रिजिड जोन्स। ये भी 2 हैं। आर्कटिक वृत्त से नॉर्थ पोल 90 डिग्री N और अंटार्कटिक वृत्त से साउथ पोल 90 डिग्री S तक। यहाँ सूरज की किरणें बहुत ज़्यादा तिरछी पड़ती हैं, या साल के कई महीनों तक तो पड़ती ही नहीं, इसलिए ये इलाके बहुत ज़्यादा ठंडे रहते हैं। यहाँ पोल्स के पास 6 महीने दिन और 6 महीने रात वाली कंडीशन भी होती है। तो मतलब ये जो रेखाएं हैं, कर्क, मकर, आर्कटिक, अंटार्कटिक, ये सिर्फ नक्शे पर लाइनें नहीं हैं, ये असल में तय करती हैं कि कहाँ कैसा मौसम होगा, कैसी पेड़ पौधे होंगे, कैसा जीवन होगा। निश्चित रूप से ये जोन्स पृथ्वी पर लाइफ के डिस्ट्रीब्यूशन और डाइवर्सिटी को समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब दिखाता है कि कैसे पृथ्वी का वो थोड़ा पिचका उभरा आकार, उसका वो झुकाव, उसका घूमना और सूरज का चक्कर लगाना, ये सब चीजें मिलकर एक बड़ा कॉम्प्लेक्स लेकिन बड़ा लॉजिकल सिस्टम बनाती हैं जो हमारे ग्रह पर लगभग हर चीज को कंट्रोल करता है। तो इस सब का सार क्या निकला? आज हमने जो बातें की, जो सोर्सेज देखे, वो यही बताते हैं कि अपना ग्रह, अपनी पृथ्वी वाकई एक अद्भुत चीज है। इसका वो थोड़ा अजीब सा शेप, इसका 23.5 डिग्री पर तिरछा होकर घूमना और साथ में सूरज का चक्कर लगाना, यही सब मिलकर हमारे लिए दिन रात बनाते हैं, मौसम बदलते हैं, हमें अपनी लोकेशन बताने का सिस्टम, अक्षांश देशांतर देते हैं, टाइम जोन बनाते हैं, और यहाँ तक कि ग्रहण और ज्वार भाटा जैसी चीजें भी इसी वजह से होती हैं। बिल्कुल। और इन कॉन्सेप्ट्स को समझना सिर्फ एग्जाम के लिए या जनरल नॉलेज के लिए ज़रूरी नहीं है। ये हमें अपनी दुनिया को, अपने आसपास जो हो रहा है, उसे बेहतर ढंग से समझने में मदद करता है। चाहे वो नेविगेशन हो या क्लाइमेट चेंज को समझना हो, ये बेसिक बातें जानना बहुत ज़रूरी हैं। ये हमें यूनिवर्स में अपनी जगह और टाइम के स्केल का एक गहरा एहसास कराती हैं। और यहाँ एक सवाल मैं छोड़ना चाहूँगी सोचने के लिए। हमने देखा कि पृथ्वी की ये चालें कितनी रेगुलर हैं, कितनी सटीक हैं, जिनसे हमारे साल और मौसम तय होते हैं। पर क्या कभी सोचा है कि अगर इन चालों में, मान लीजिए, पृथ्वी के घूमने की स्पीड में या उसके झुकाव के एंगल में हजारों या लाखों सालों में बहुत बहुत हल्का सा भी बदलाव आ जाए, तो उसका पृथ्वी के लॉन्ग टर्म क्लाइमेट पर क्या असर पड़ सकता है? ये उन सालाना मौसमी बदलावों से कहीं ज्यादा गहरा और परमानेंट असर डाल सकता है, जिनके बारे में हमने आज बात की। ये एक ऐसा सवाल है जो हमें पृथ्वी के पास्ट और फ्यूचर दोनों के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। वाकई सोचने वाली बात है, बहुत गहरा सवाल है।
खैर, इस बेहद दिलचस्प बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है हमारे श्रोताओं को भी पृथ्वी के भूगोल और उसकी गतियों से जुड़ी ये सारी जानकारी उपयोगी और रोचक लगी होगी। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय और नई गहराइयों के साथ। नमस्कार।